चलें जी, एवरीवन पे अटेंशन जी। काम पे ध्यान। आपने मैथ्स का काम किया है राइमा? मैथ्स का काम किया है? दोबारा कहें और लें बेटे। अभी करें बैठ के जब तक इंग्लिश की क्लास चल रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग अब रीडिंग मटेरियल में आगे पढ़ेंगे। बेटा आप आज लेट थी ना आज। बैठो बैठो, शायद घर पे रहा करो फिर। बैठे जल्दी से। मैथ्स का काम करें जब तक मैं ये इंग्लिश की क्लास कंक्लूड करता हूँ। हरी अप हरी अप। मैंने आपको कहा था कि रीडिंग मटेरियल में नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो होगी फर्स्ट ईयर एट हैरो। फर्स्ट ईयर एट हैरो किसने लिखा है? ये लिखा है विंस्टन चर्चिल ने। किसने लिखा है? सुनेंगे बेटे अब। बेटा आप काम कर रहे हो प्लीज अब। हम्म। आवाज बंद, अब काम पे ध्यान। विंस्टन चर्चिल इज द सेम गाय जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान में ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। विंस्टन चर्चिल एक मशहूर आदमी है। जंग में जो आदमी वैसे ही जंग के दौरान में जीती हुई फौज का सरबराह हो, वो मशहूर हो जाता है। हमारे आपने देखा, क्या नाम है भाई का? आसिम मुनीर साहब। जंग जीतने की वजह से जो सरबराह है वो मशहूर हो जाता है। यानी तारीख जब भी लिखेगी, आप में से किसी को उस पायलट का नाम पता है जिसने जहाज गिराया? आपको पता है ना, जंग जीतने में हमारे यहाँ असल काम क्या है कि हमने जहाज गिराए, राइट? कितने गिराए? 6 जहाज गिराए। आपको पता है कि वो 6 जहाज एक पायलट ने गिराए हैं, दो ने गिराए हैं, तीन ने, चार ने, पांच ने, के 6 ने? आप कह रहे हैं दो ने गिराए हैं। और कोई? एक ने 6 के 6 गिराए हैं। और कोई? दो ने 6 गिराए हैं। 6 ने 6। यानी पता ही नहीं है कितने पायलट थे इधर से। और दूसरा सवाल मेरा, आपको उनमें से किसी पायलट का नाम पता है? लेकिन फौज का सरबराह कौन था? मैं बताता हूँ जी। इधर तवज्जो, इधर काम पे तवज्जो। सर इधर तवज्जो। विंस्टन चर्चिल इसलिए भी मशहूर है, ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। आपको किसी और का नाम पता है? किसी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है अभी? कौन है पता है? मैंने बेटा, बेटा मुझे इस बात से मसला है ना यार। एक मिनट ठहर जो। तो ये मशहूर एक तो इसलिए, दूसरी इसकी मशहूरी की वजह है इसको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज आपको पता है कि दुनिया में कम लोगों को मिलता है, लेकिन जिनको मिलता है उनका नाम तारीख में याद रखा जाता है। इसको नोबेल प्राइज इसलिए नहीं मिला था, इसने जंग जीती थी। मुंतहा आपकी ये क्लास है ना, सीधे ध्यान दो। इसको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर की वजह से। इसकी वजह से हर साल या जब भी नोबेल प्राइज का वो चलता है, हमेशा लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और जिसको दिया जाता है, ये इस बात की अलामत, हमारी दुनिया में इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है रिकग्निशन में। इससे बड़ा अवार्ड जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाता है, इसका मतलब है हिस्ट्री यही बताएगी कि उस जमाने में सबसे बड़ा लिखारी ये था। ही वॉज द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा पढ़िएगा ये लिखता क्या है। ये फर्स्ट ईयर एट हैरो बहुत साल एफएससी में पार्ट टू में पढ़ाया जाता रहा है। मैं आपको इस वजह से नहीं पढ़ा रहा कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है या इसके क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व करने हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ने से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है।
आई हैड स्केर्सली पास्ट माई 12th बर्थडे। अभी मैं 12 साल का, स्केर्सली यानी अभी शायद 2-4 दिन हुए थे। When I entered the inhospitable regions of examinations, जब मैं कहां दाखिल हुआ, इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल क्या होता है? हॉस्पिटेबल क्या होता है? हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाज। तो इनहॉस्पिटेबल क्या हुआ? गैर मेहमान नवाज। जब मैं ऐसे इलाके में, ऐसी जगह पर दाखिल हुआ जहां पे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years, अगले 7 साल, 12 साल का बच्चा हमारे यहाँ 6th ग्रेड में होता है। अगले 7 साल आई वॉज डेस्टिन्ड टू जर्नी, मुझे सफर करना था। क्या सफर करना था? यानी स्कूल में अभी 7 साल की एजुकेशन बाकी थी। हाई स्कूल तक जाना था, शायद उसने 12वीं जमात तक पढ़ना होगा। दीज एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, ये मेरे लिए बड़ी आजमाइश होते थे। द सब्जेक्ट्स व्हिच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, वो सब्जेक्ट जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद थे, वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लीस्ट। तकरीबन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यानी बगैर किसी तगय्युर के, बगैर किसी फर्क के, ये हमेशा वही सब्जेक्ट्स होते थे जो मुझे सबसे ज्यादा, सबसे कम पसंद होते थे। यानी जो बात मुझे पसंद है वो नहीं एग्जामिनर को पसंद। एग्जामिनर मुझसे टेस्ट किस चीज का लेता है? उस चीज का जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे आपके लिए मैथ्स, आप चाहते हैं एग्जामिनर आपसे टेस्ट लेके आतिफ असलम के गाने कितने याद हैं आपको, और एग्जामिनर क्या चाहता है कि देखिए आपको मैथ्स आता है कि नहीं। आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग एसेस। मेरा दिल था मुझे हिस्ट्री के सवाल पूछें, पोएट्री कराएं मेरे से, मुझे कोई ऐसे राइटिंग में टेस्ट करें। एग्जामिनर्स ऑन दी अदर हैंड वर पार्शियल टू, एग्जामिनर्स का ज्यादा झुकाव किस तरफ था? लैटिन एंड मैथमेटिक्स। प्लीज बोर्ड पे तवज्जो चाहिए। लैटिन एंड वो, Which जैसे आज के line जमाने are you में, on? आई एम ऑन द फोर्थ फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन के एंड पे। जैसे आजकल के जमाने में हमारे स्कूलों में अंग्रेजी कोई जबान है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके लिए अंग्रेजी एक मुश्किल चीज है और वो लाजमी याद करनी पड़ती है, लाजमी पढ़नी पड़ती है। वहां पे अंग्रेजों के यहाँ उस जमाने में लैटिन, पढ़े लिखों की जबान कौन सी होती थी? लैटिन। हमारे यहाँ पढ़े लिखों की जबान किसको समझा जाता है? हम, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे। वो जिनके गुलाम थे वो उनकी जबानों को समझते थे, ये बड़ी जबान है। तो लैटिन पढ़नी होती थी, मैथ्स पढ़ना होता था। एंड देयर विल प्रिवेल्ड, और उनका कहा ही हमेशा चलता था, मेरा कहाँ चलता था। मोर ओवर, मजीद ये कि द क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क्ड ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज टू व्हिच आई वाज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में सवाल भी वो पूछते थे जिनका जवाब मैं गैर मुतमईन वाला जवाब देता था। उसे पढ़ के कोई भी मुतमईन नहीं होता था उस जवाब को पढ़ के। आई शुड हैव लाइक्ड टू बी आस्क्ड, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से कर लेना चाहिए ताकि मैं पॉइंटर शॉइंटर साथ लगाऊं ना, आपको पता लगे मैं पढ़ तो कह रहा हूँ, पता तो लगे मैं पढ़ कह रहा हूँ। चलना यार, कोई तरीका नहीं है इसका? ऐसे कुछ होता था ना, ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट वाला। Sir, it only happens on computers for that. नहीं बेटा, देखो इधर भी हो गया। गुड Yeah. नोट्स, पान, Yeah, I guess for good अंग्रेजी की notes. किताब खोल लेता हूँ, यहाँ खोल लेते हैं तस्वीर। दीज ऑल दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो। आप भी ऐसे ही करते हैं? वो एग्जामिनर मेरे से हमेशा क्या बातें पूछता है जिनका मुझे जवाब, ये नहीं कहेंगे कभी भी कि मैंने ये पढ़ा नहीं, मुझे मजीद एफर्ट करनी चाहिए थी। क्या कहेंगे? एग्जामिनर हमेशा क्या करता है? वो पूछता है जो मुझे पता नहीं। When I would have willingly displayed my knowledge, जब जिन चीजों में मैं खुद खुशी से अपना नॉलेज डिस्प्ले करता, they sought to expose my ignorance, बजाय इसके कि मुझे अलाउ करते हैं मैं अपनी नॉलेज दिखाऊं, अपना स्किल दिखाऊं, ये मेरी जो जो चीजें मुझे नहीं पता ये मुझे उसमें एक्सपोज कर देते थे। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, इस तरह की एग्जामिनर के मेरे साथ जो ट्रीटमेंट थी इसका एक ही नतीजा निकलता था। क्या नतीजा निकलेगा? उनका आपका ध्यान इधर नहीं है। आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, मेरा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, ये हैरो का जो एंट्रेंस एग्जाम है स्पेशली उसके लिए ट्रू थी बात। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन, ये असल में उसका नाम होगा मिस्टर वेल्डन, however took a broad minded view of my Latin prose,
उन्होंने मेरी लैटिन प्रोज को ब्रॉड माइंडेडली देखा, खुले जेन से खोला, ही खुले जेन से देखा। ही शोड डिसर्नमेंट जजिंग माय जनरल एबिलिटी। उन्होंने बड़ी शिद्दत से कहा, नहीं नहीं बच्चा बहुत स्किलफुल है, कोई नहीं लैटिन नहीं आती, खैर है सिखा लेंगे हम। दिस वॉज द मोर रिमार्केबल बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर। ये इसलिए भी बड़ी रिमार्केबल बात थी कि उन्होंने मेरा टैलेंट जज कर लिया, मैंने तो पेपर में लिखा ही कुछ नहीं। उन्होंने पता नहीं मुझे सफाई के नंबर दे दिए कि मुझे टेस्ट में पास कर दिए। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। मुझे याद है हम भी, हमारे जहां जहां भी हमने बड़ी जगह ये देखा, स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम होता है, पता है ना स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। बच्चा आया है, उसको जी अच्छा इसको ना, जब तक ये असल में हमारी क्लास थोड़ी आगे निकल गई है, अब इसको एडमिशन दें, कैसे दें, कैसे चलेगा, ऐसा करते हैं। इसका एक पेरेंट्स कहते हैं नहीं 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 इसने पढ़ा हुआ है, अच्छा चलें एक एंट्रेंस एग्जाम इसका ले लेते हैं, अगर ये उसमें पास हो गया तो इंशाल्लाह हम इसको क्लास में उठा देंगे। अच्छा ना भी पास हो, चलें ये इंप्रेशन ही दे दे कि ये चल पड़ेगा, तो हम इसको काम करा लेंगे। तो असल में क्या करना होता था एडमिशन के बारे में, एडमिशन तो देना होता था, एडमिशन तो देना होता था। तो बच्चा जो मर्जी टेस्ट में लिख रहे, अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या निकलता है। और यकीन करें एंट्री टेस्ट में जो सवाल होते हैं ना, ये स्कूलों के एंट्री टेस्ट के अंदर उनका कोई सिलेबस से ताल्लुक नहीं होता। यानी मैंने ग्रेड 2 का एंट्री टेस्ट देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा, 6, 7, 8, 9 सारे ग्रेड्स का देखा है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता असल सिलेबस के साथ। ऐसे ही रैंडम से सवाल, मिसाल के तौर पे 5 परिंदों के नाम बताएं, अपने फेवरेट कलर्स के नाम बताएं, और ये ग्रेड 5 के लिए टेस्ट हो रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं। खैर, हैरो बहरहाल एक बहुत पुराना स्कूल है। हैरो उस जमाने से है, यानी आज के जमाने में हैरो को 150-200 साल हो गए हैं हैरो बने हुए। बहुत मशहूर स्कूल है, आज भी ये बहुत मशहूर इंग्लैंड का स्कूल है। आई रोट माई नेम एट द टॉप। मैंने टॉप पे नाम लिखा अपना। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत सोचा, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, सोच विचार करना, बहुत सोच विचार की, बट अ ब्रैकेट अराउंड इट 10 1, और पुट अ ब्रैकेट, और बहुत सोचने के बाद क्या पता लगा यार ये 1 अकेला अच्छा नहीं लग रहा, ब्रैकेट डालनी चाहिए इसके आगे। ठीक है, फील, और कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, देखा। But Yes. thereafter, I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात ऐसी नहीं सुझाई दी जो रेलेवेंट हो या सच हो। आई इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्रॉम, आगे क्या हुआ वहां पे, देयर अराइव्ड फ्रॉम नाउ हेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट एंड सेवरल स्मजेस। मेरे पेन में से इंक का एक ब्लॉट गिरा, बहुत सारे उसके निशान पड़ गए। आई गेज फॉर, जिस वजह से हम इंक पेन मना करते हैं। आई गेज फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल। इस उदास नजारे को मैंने 2 घंटे देखा। एंड देन मर्सीफुल अशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप। फिर मैं फूल्स कैप यानी मेरा बेवकूफी का ये अशर्स जो आगे उठा लेते हैं चीज को, फिर वो मेरे पे बड़े रहम दिल थे। अशर्स कौन है, ये किनके लिए लफ्ज बोल रहा है, जो इन्विजिलेटर्स हैं। उन्होंने मेरे से पेपर लिया एंड कैरिड इट अप टू द हेडमास्टर्स टेबल, हेडमास्टर के टेबल पे रख दिया। इट वाज फ्रॉम दीज स्लैंडर इंडिकेशंस। स्लैंडर बेटा होता है, वैसे तो स्लैंडर उसको भी कहते हैं जिसका कद बहुत लंबा और दुबला पतला हो, और स्लैंडर इसको भी कहते हैं कि आपकी ऊपर इल्जाम लगे कोई, ऑफ स्कॉलरशिप। मेरे पे क्या स्कॉलरशिप का दे, मैं क्या मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मेरे पे ये इल्जाम लगना शुरू हो गया। मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू हैरो। कि कैसे पता लगा, मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ, खामोशी से पेपर पे देख रहा था, बड़ा सोच के, जैसे आप नहीं पूरे ध्यान से शो यही करा रहे हैं कि मुझे सर आपके अलावा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो ध्यान कहाँ पे है। इट इज वेरी मच टू हिज क्रेडिट, कहते क्रेडिट ही उनको जाता है। इट शोज दैट ही वाज अ मैन केपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स। पता लगता है वो सिर्फ बुक को उसके टाइटल से जज नहीं करते थे, वो आगे देख सकते हैं चीजों को। अ मैन नॉट डिपेंडेंट ऑन पेपर, वो पेपर के मुताबिक नहीं बच्चे पर फैसला करते थे। आई हैव ऑलवेज हैड ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम। उन्होंने सिर्फ पेपर देख के फैसला किया होता तो मुझे हैरो में दाखिला ना मिलता। मैं हमेशा उनका बहुत इज्जत और एहतराम करता रहा हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, उनके डिसीजन का कोई नतीजा निकला, आई वॉज इन द कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड और द लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम। यानी जो सबसे निचले दर्जे की क्लास है उसमें मुझे रख दिया गया। चौथी क्लास थी, पता नहीं तीसरी थी, मैं बहुत निचले दर्जे की क्लास थी। फॉर्म द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वर प्रिंटेड इन द सिलेक्टेड लिस्ट। फिर से वहां से थोड़ा सा आगे जाके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
Sir, what is the story's name? फर्स्ट ईयर एट हैरो। जी बेटे, द नेम्स ऑफ द बॉयज वर प्रिंटेड इन द सिलेक्टेड लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड माय करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगैन विद एन एस। आई गेन्ड नो मोर एडवांटेज फ्रॉम अल्फाबेट देन फ्रॉम द वाइड स्फीयर ऑफ लेटर्स। कहता है मुझे अल्फाबेट्स का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नाम स्पेंसर चर्चिल है और एस से शुरू होता है, तो मेरा नाम कहीं टॉप पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी मेरा नाम ऊपर नहीं आ सका। आई वॉज इन फैक्ट ओनली टू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल। पूरे स्कूल में नीचे से मेरा तीसरा नाम था। एंड दीज टू आई रिग्रेट टू से डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर कॉज। और ये दोनों भी स्कूल छोड़ के चले गए थोड़ी देर बाद, या बीमारी की वजह से या किसी और वजह से दे लेफ्ट द। तो सबसे नीचे किसका नाम लिखा होगा? मिस्टर चर्चिल का। आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन, यानी इसमें क्या कोई किसी को खुशी से बताएगा कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ? होता है ना, बंदा खुशी से फखर से बताता है, मैं किंग एडवर्ड कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का स्टूडेंट हूँ। लोग फखर से बताते हैं ना, जो अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हैं लम्स, जैसे गाड़ी लम्स जाती हो तो मारने के लिए, बस जाके लम्स में करते क्या है, ये अल्लाह जानता है। लिखवाते हैं ना पीछे जी की नस्ट। अब पंजाब कॉलेज वालों ने भी बी सुपीरियर थे, पता नहीं क्या कुछ। और वो गाड़ी सड़क पे चलती कैसे, उससे पता लगता है कि क्या तालीम है इनकी। जी। मैं तो बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि जो आपने गाड़ी पे हरकतें करनी है बिस्ती हुई है। अच्छा, मैं मेरी गाड़ी पे लिखवा लें? चलो, लोग समझेंगे पता नहीं सर कह रहे हैं नई गाड़ी खरीदनी है अब मैंने। एनीवेज, कहता है जी, आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म आई गेन्ड एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज। कहता है जो निचले दर्जे की क्लास थी उससे मुझे एक ऐसा एडवांटेज मिला जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिलता है। दे ऑल वेंट टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक। जो ज्यादा अकल लाइक बच्चे थे ना, उन्हें किस क्लास में डाल दिया गया? ग्रीक एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट। और बड़े जबरदस्त सब्जेक्ट होते हैं हमारे। हमारे यहाँ क्या होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेने वाला बच्चा होता है उसको क्या कराते हैं? साइंसेज। साइंसेज में से क्या कराते हैं? नहीं नहीं, सब्जेक्ट बता रहे हैं आप, फील्ड कौन सी जानी है? डॉक्टर। उसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, राइट। हमारे मुल्क से बाहर निकल जाए ना अगर, तो सबसे बेचारा जो बिल्कुल ही जिसकी जिंदगी अजाब होगी ना, उसको मेडिकल में शायद डालेंगे, क्योंकि वो मेडिकल को इतना पसंद। और इंजीनियरिंग का तो बेड़ा ही गर्क है दुनिया में अब। इंजीनियर तो हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है। बस जब अंग्रेज यहाँ आए थे तब जो रिवाज था, आज भी वही चल रहा है हमारे यहाँ। जी सर, ये किसने दिया है? अच्छा, रख दो साइड पे, ठीक। दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न दीज सब्जेक्ट्स बट आई वाज टॉट इंग्लिश। लेकिन मुझे क्या सिखाते थे? मुझे क्या सिखाते थे? अब आप जरा सोचिए, इसको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। किसमें मिला है? इंग्लिश लिटरेचर में। अगर ये स्कूल में फेल ना होता तो ये इंग्लिश पढ़ता, ये क्या पढ़ता? लैटिन। और तो क्या होता? एक मिनट ठहर जाओ। अब मैथ्स की वर्कशीट दिखाओ। कंप्लीट होगी बेटे? फिर बकवास क्यों कर रहे हो? कहते हैं सर क्या पता उसमें भी ये कामयाब हो जाता, ऐसे ही जाता नोबेल प्राइज उसमें भी जीतता। बेटे जो, मुझे नहीं लगता कि अगर, मुझे लगता है अगर तेंदुलकर को उसके अब्बू कहते हैं ना यार क्रिकेट छोड़ो तुम, ना वो करो, ये ये आप में से किसी की है, तुम पता क्या करो, ये मेडिकल की फील्ड में जाओ। मुझे लगता है जितना मेहनती है ना तेंदुलकर, ये डॉक्टर बन जाता। ये डॉक्टर, लेकिन आपको लगता है ये डॉक्टर बन के इतना बड़ा डॉक्टर बनता जितना बड़ा क्रिकेटर बना? जी, अब आपकी खुशकिस्मती होती कि आप मेहनत, पहली चीज तो मेहनत करनी पड़ती किसी भी फील्ड में, मेहनत के बगैर आपका गुजारा। यार इसको छोड़ दो, इसको पी लो, इसको क्या करना है इसको? बस करो, अगर मैं कुछ कह नहीं रहा इसका मतलब ये तो नहीं कि रात छेड़ शरारतें तीनों चारों उससे से करी जा रही। अच्छा, चल रहा तो फिर उसकी, दोबारा बोलता हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे। देर इज नो वे आउट ऑफ इट।
लेकिन क्या सिर्फ मेहनत मेहनत के ऊपर बहस ही नहीं है। आप बगैर मेहनत के कोई काम, बगैर मेहनत के पुत्र शादी पे डांस नहीं होता, तो बाकी काम कहाँ से होने। आप ना काम करो बेटे, आप ना काम करो, ठीक है, आप ना काम करो। उमर बेटे, आगे कर लो, अपना काम करो। शादी पे डांस आप में से किस किसने किया हुआ है? बस आपने किया, आपने भी किया, और आप में से किसी ने किसी शादी पे डांस नहीं किया? है ना? तो प्रैक्टिस की थी या ऐसे ही जाके उछलना कूदना शुरू कर दिया था? तो बेटे बाकी दुनिया के काम कैसे सर बगैर प्रैक्टिस कर सकता है? सर सर वो घर वाले मरासी कहते हैं अगर नाचो तो। मेहनत तो करनी पड़ती है बेटे। बेटे आजकल रिवाज है ना, वो आजकल वो टिकटॉक बनती है, वायरल होती है, तो आजकल तो वो गरीबों के घरों में काम, ये काम शुरू हो गया, अमीरों ने इसको ज्यादा शुरू कर लिया। सर तो आपका कोशिश ये जो की थी। कमेंट है, जी वही ना मैंने बताया ना, सारी को लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ना उसके लिए भी। तो वो जो एक जी आपने जो आधे घंटे की परफॉर्मेंस डांस की दिखानी है, उसके लिए अगर आप 4 5 8 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो बाकी दुनिया के कामों के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। ये फॉल्स फॉल्स नोशन है मीडिया ने क्रिएट की हुई, कि बंदा अगर टैलेंटेड हो तो बगैर मेहनत के कुछ कर लेता। कोई बंदा बगैर मेहनत, कोई जेफ बेजोस, कोई मार्क जकरबर्ग, कोई एलन मस्क, कोई भी बिल गेट्स, बगैर मेहनत के नहीं बनता। कई कई रातें जाग के पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत से आप इतने बड़े आदमी बन सकते हैं कि तारीख में नाम लिखा जाए? तो उसके लिए इसके साथ एक इजाफी बात यह है कि उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है गुड लक का। और वो गुड लक किस किस तरह से होती है? पैशन बन जाती है कोई चीज आपकी, तो कुदरत का बहरहाल उसमें निजाम शामिल है। ही टॉट इट एज नो वन, अच्छा सॉरी, कहता जी मैं इंग्लिश सीखता था, बट आई वाज वी वर कंसिडर्ड सच डुइंसेस, हमें इतना नलायक समझा जाता था कि हमें सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाए, ना को और कुछ नहीं होना। मिस्टर समरवेल हमें पढ़ाते थे, मोस्ट डिलाइटफुल मैन, बड़े अच्छे आदमी थे। टू होम माय डेट इज ग्रेट, मेरा बहुत ज्यादा उनका, मैं मकरूज हूं उनका, एहसानमंद हूं। Was charged with the duty of teaching the stupidest boys of the most disregarded thing. उन्हें स्टूपिडेस्ट बॉयज को द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, जो सबसे घटिया चीज थी पढ़ाने की, सबसे कमतर चीज थी पढ़ाने की, वो पढ़ाने की ड्यूटी किसको मिली थी? सबसे निकम्मे बच्चों को किसको ये ड्यूटी मिली थी? मिस्टर समरवेल को। नेमली टू राइट मियर इंग्लिश, और सिखाना क्या था उन्होंने? इंग्लिश लिखनी सिखानी थी। ये अपनी लाइफ का बताया उसने मेरी, हाँ ये रियल बात है, आपको मजाक। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज एवर टॉट इट। काम कौन सा है मुआशरे में जिसको सबसे घटिया काम समझा जाता है, सबसे कमतर काम समझा जाता है? करवाना किससे है? मुआशरे के सबसे घटिया और कमतर लोगों से। लेकिन उसने उस काम को ऐसा किया उस टीचर ने कि जैसा कोई और, उसने उसको पूरी जान दे दी, पूरी ताकत उस पर लगा दी। यानी एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें म्यूजिशियंस हैं, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, और एक पीछे नुक्कड़ पे बच्चा है जिसका सिर्फ एक ही काम है कि यार थोड़ी देर बाद उसने बेल रिंग करनी है, बस। बेल वाला, या ट्राइंगल वो पकड़ा होता है जिसको एक दो स्ट्राइक करना होता है, वो पूरी मेहनत उसी में लगा दे। वो ये क्यों सोचता है मेरा काम छोटा या कमतर है? लगाए पूरी मेहनत उसके अंदर। मैं आपको फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप जिंदगी में जितने भी कामों में खपेंगे, वो जिंदगी में आगे जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। आपको मेरी स्टेज पे पहुंच के पता लगेगा, अच्छा वो जो 10, जब मैं 10 ईयर्स का था तो फलाना जो काम मुझे सिखाया गया था, जिसमें मैंने मेहनत की थी, वो यहाँ मेरी जिंदगी में काम आना था। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले 20 साल में मैंने कोई 4 या 5 डिफरेंट जॉब्स की हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब भी शामिल है और टीचिंग फ्रेटर्निटी की जॉब भी। कॉर्पोरेट सेक्टर की ज्यादा मैंने काम किया है, और यकीन करें वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज इंजॉयड वाज, जिसकी वजह से मेरी बड़ी वाह वाह होती थी, वाज माय टेक्निकल स्किल्स। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी, जितना अकाउंट्स मुझे अच्छा मैनेज करना आता ना, कम लोगों को आता। आई वर्कड एज एन अकाउंटेंट एज वेल। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ही हैज नेवर वर्कड एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आई हैव वर्कड एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। मैं आई हैव एक्चुअली वर्कड एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी फॉर अ लॉन्ग वाइल। जितना अच्छा कंप्यूटर का स्किल मेरा है, बहुत कम लोगों का है। मैं कंप्यूटर पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर का एक्चुअल स्किल की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की एक्चुअल स्किल की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो होता है ना एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जो सारी वर्कशीट्स टेस्ट ये सब कुछ कर रहा होता है, कर रहा होता है ना, बहुत कुछ कर रहा होता है।
इधर यहाँ पे बहुत सारा काम वो मेरा किया हुआ है, मैंने अपने हाथ से। आपको पता है ये मैंने सीखा कब है? आई वॉज इन 6th ग्रेड। मेरे अब्बा ने जबरदस्ती जिद लगाई थी कि तुमने स्कूल से घर नहीं आना, जाओ कंप्यूटर सीखो। तब नया नया कंप्यूटर आया था, पेंटियम 2 होता था, नया नया लोटस होता था, एक्सेल भी नहीं होता था, विंडोज होती ही नहीं थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, विंडोज होती ही नहीं थी उस जमाने में। और मैं तंग भी पड़ता था, अब्बा ने ये क्या किया, सुबह 7 बजे घर से निकलो, रात को 8 बजे घर आओ, सारा दिन पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ। 3 साल या 4 साल मेरी यही रूटीन रही है। मैंने ऐसे स्कूल लाइफ गुजारी है कि घर से सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 8-9 बजे घर आता था। इस दौरान में कहीं कोई लंच ब्रेक नहीं है, मुसलसल सिर्फ पढ़ाई हो रही है। स्कूल में जो ब्रेक होती थी आधे घंटे की खेलने की, वो ब्रेक थी। नहीं वक्त ये मेरी, ये तो अभी तक इसीलिए यही रूटीन है मेरा। इस टाइम नाश्ता होता है अक्सर, अभी तक यही रूटीन है। आप सोचें कि वो मेरे काम कब आई है, जब उसके 20 और आज तक काम आ रही है। बचपन में स्कूल में तकरीर करने का शौक था, तकरीर करता था, बहुत तकरीर करता था। एक तकरीर जो करनी होती थी 10 दिन बाद, पूरे 10 दिन हर घंटे में उसको 10 दफा प्रैक्टिस कर रहा होता, शीशे के आगे खड़े होकर बोल रहा हूँ, कभी घर वालों को बिठा के बोल रहा हूँ, कभी कहीं बोल रहा हूँ। आज उसका नतीजा देखें, मैं 6 से 8 6 घंटे मुसलसल बोलना। बेटा आप कभी किसी दिन आपको बोलना पड़े, आप देखिएगा, आधा घंटा किसी को 5 बिठा के पढ़ा के देखिएगा, मैं 6 6 8 8 घंटे मुसलसल क्लास ले जाता हूँ। ये अल्लाह ताला ने ये जो जान है सिर्फ गले में डाली है, ये ऐसे थोड़ी डाली है चुटकी बजाई जादू हो गया। ये अल्लाह ताला ने इसकी ट्रेनिंग कराई है ना, इस गले की ऐसे कराई है ट्रेनिंग। तो आप आज जिस भी तकलीफ में है, जो भी तकलीफ आपको पहुंच रही, जैसे ग्रंट वर्क मैं आपसे करा रहा हूँ, जीरो से फिर मैथ शुरू कर दिया, और जूनियर क्लास वाले कह रहे हैं सर आप ये पढ़ा रहे हैं। आप यकीन करें, ये आपको ना सिर्फ आपके इस रिजल्ट में काम आएगा, आप 20 साल बाद देखिएगा आपको ये सारी चीजें काम आ रही होंगी। मेहनत कबीर आएगा। इसने बचपन में इंग्लिश सीखी है, 4 साल ये बताएगा मैं फेल होता रहा हूँ, इंग्लिश सीखता रहा हूँ। 4 साल ये कहेगा मैं क्या करता रहा हूँ, फेल होता रहा हूं। और अभी देखिएगा आगे, he taught it as no one else has taught it. Not only did we learn English parsing, English parsing क्या होती है, सेंटेंस लिखा होता है, आप बताते हैं इसमें से नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूली इंग्लिश एनालिसिस। हम बार बार सेंटेंस देखते थे, उसमें से ढूंढना होता था एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, सब चीजें। समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन। ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, ब्रोक इट अप। समरवेल का एक अपना सिस्टम था, एक लॉन्ग सेंटेंस लेते थे, उस सेंटेंस को तोड़ देते थे, और तोड़ के क्या करते थे जी, आगे भी देख लेते हैं। बस ये इतना सा है बेटे, बियर विद मी, बस इतना सा काम है, थोड़ा सा रह गया पढ़ने वाला। Sir, did you say beer with me? बियर विद मी, आई सेड बियर विद मी, बर्दाश्त करो थोड़ी देर और क्लास को। It's वो okay. क्या करते थे, समरवेल समरवेल करते थे, ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय मींस ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स। यहां से मैंने कॉलेज में जब ये पढ़ा था ना खुद, तब मुझे पता लगा था, जब पढ़ाते वक्त डिफरेंट कलर्स यूज करने का क्या करने चाहिए, और उससे पढ़ाने में क्या फायदा हासिल होता है। सब्जेक्ट अलग कलर का, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, कंजंक्टिव है, डिसजंक्टिव क्लॉजेस वगैरह वगैरह। ग्रामर आपका नहीं है, हमें इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी नहीं, बट देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर जो आते होते हैं। ईच हैड इट्स ओन कलर एंड इट्स ब्रैकेट। इट वाज अ काइंड ऑफ अ ड्रिल। ये हमसे जबरदस्ती मेहनत कराई जाती थी। ई ही डिड इट ऑलमोस्ट डेली, डेली कराते थे। एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स। जितना भी टाइम किसी और ने गुजारा है ग्रेड 3 में, मेरे 3 साल उससे ज्यादा लगे हैं। तो कितनी दफा फेल हुआ, 4 दफा उसने वो क्लास पढ़ी है, 3 दफा तो फेल हुआ है, 3 दफा तो फेल। और हर साल क्या होता था, आई हैड 3 टाइम्स एज मच ऑफ इट। मैंने हर साल, मुझे वही इंग्लिश की क्लास में डाल देते थे कि तू नलायक है, तू बस यही पढ़। आई लर्न इट थॉरोली, मैंने थॉरोली इसको पढ़ा। दस आई गॉट इनटू माई, इट गॉट इनटू माई बोन्स, मेरी हड्डियों में शामिल हो गई। द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस, विच इज नोबल थिंग। और ये बड़ी कमाल की चीज है, और ये बड़ी, अब मैं आपको बता रहा हूं इसके साथ ही कि उर्दू की क्या अहमियत है आपके लिए। एंड व्हेन देन आफ्टर years माय स्कूल फेलोज हु हैड won prizes and distinctions, वो जो फर्स्ट आते थे, टॉप करते थे, फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन एंड ग्रीक, बड़ी जबरदस्त लैटिन और ग्रीक लिखते थे, एपिग्राम्स, हैड कम डाउन अगेन इन कॉमन इंग्लिश। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों से किस जबान में कम्युनिकेट करना है, हमें किस में कम्युनिकेट करना है,
to earn their living and make their way. I did not feel myself at any disadvantage. आगे काम तो उनको भी इंग्लिश में करना पड़ा, मुझे कोई डिसएडवांटेज। नेचुरली आई एम बाइज्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश। मैं नेचुरली इसलिए इस बात की फेवर में हूं कि हर शख्स को, यहाँ बॉयज से मुराद है हर शख्स, अंग्रेजी जरूर सीखे। जैसे मैं कह रहा हूँ यार, आपको उर्दू आती होनी चाहिए। नेचुरली आई एम बाइज्ड, आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सबको चाहूंगा कि जबरदस्ती सिखाऊं, और कोई ज्यादा सीखना चाहता है मजीद लैटिन सीखे वगैरह वगैरह, नहीं सीखेगा कोई तो मार पड़ेगी। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? सबक क्या है? पहला सबक, अब आप में से किसी के जहन में ये ख्याल आ सकता है, ये खुजैमा ये कहेगा Sir, सर you इसका have मतलब है, laser pointer on. इसका मतलब है, खुजैमा कहे जी मैं लिखी कुछ नहीं रहा, खुजैमा कहेगा सर इसका मतलब है पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं, फेल होना बेहतर है। फेल होना बेहतर है ना, इसका मतलब ये इस तरह के सेंटेंस, इसको पढ़ने के बाद कोई स्टूडेंट ये कह सकता है ना, सर अगर टॉपर ने जिंदगी में कुछ नहीं करना, फेल होने वाले नहीं आगे निकलना है, तो सानू की फायदा पढ़ने का। यस, डू फेल इन क्लास, डू फेल इन एग्जाम्स, फेलियर टीचर्स यू मोर देन सक्सेस, बट फेल बेटर। इस तरह से नहीं फेल होना, ये सिफर रहेंगे हमेशा। इस तरह के फेलियर हमेशा क्या करेंगे? फेल बेटर। आज फिर जाके आपको ये 10 सवाल दिए, आपसे नहीं हुए, आपके 10 में से 9 गलत, फिर जाके कीजिए, कोशिश करें कम से कम एक और ठीक हो जाए अगली दफा, फिर कोशिश कीजिए, कोशिश करें कम से कम एक और एक्स्ट्रा ठीक हो जाए। दिस इज फेलिंग बेटर। आपको एक तो सबक याद हो जाएगा, इफ इट इज मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, वट एवर द सब्जेक्ट, एक तो आप उसमें कमाल पे पहुंच जाएंगे, दूसरों से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक और चीज जो आप सीख जाएंगे वो बड़ी कमाल की है, जिंदगी में वो काम आती है, मेहनत करना, हार ना मानना, लगे रहना। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, ये जो पहली पहली गो में पास हो जाते हैं, इनका तो स्टेमिना ही नहीं है फेल होने के बाद दोबारा काम करने का, ये तो हार मानने के दिल छोड़ बैठेंगे। आप सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट का, ऐसा कर लेते हैं हम, ये रीम का और हमना का कंपैरिजन करते हैं, अगर बेटा हमना किसी टेस्ट में फेल होगी, आउट ऑफ 55 मार्क्स लेगी, तो शायद दुखी होगी, डांट भी पड़ेगी, एक अच्छा सर मैं कोशिश करती हूँ दोबारा कुछ हो। अगर रीम के 50 में से 5 नंबर आएंगे, पता क्या होगा? ये जाके अपनी नस काट लेगी। ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ। उसने कभी बुरा रिजल्ट देखा नहीं है, तो वो कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। जी जी, सुने तो सही प्लीज, मेरी बात तो पूरी करना। कंपैरिजन आप समझ रहे हैं दोनों बच्चों का, इसका फेल होना और उसका फेल होना एक बराबर। लेकिन अगर वो फेल होके हार मान लेगी, हम ना क्या मैं पढ़ ही नहीं सकती, फिर तो वो फारेग है ना, ट्रैक से उतर गई, जीरो हो गई। लेकिन अगर वो भी ये फैसला करती है मैं ट्रैक से नहीं हटूंगी, बार बार कोशिश करती रहूंगी, तो शायद उससे 1 साल बाद वो लेवल कंप्लीट करेगी, शायद 2 साल बाद कंप्लीट करेगी, लेकिन दोनों जब प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे वो ज्यादा रिलायबल होगी इसकी निस्बत। आपको सही, यहाँ इससे मुराद हर वो बच्चा जो पहली ट्राई में अच्छे नंबर लेके आगे निकल जाता है। दैट्स व्हाट दिस लेसन टेल्स यू। तो दो बातें ये बताता है आपको। पहली बात आपको क्या बताता है? मेहनत नहीं छोड़ सकते आप। और दूसरी बात आपको क्या बताता है? डू दी ग्रंट वर्क, हार मत माने। मैं आपको कितने, आप देखें उसको नोबेल प्राइज मिल किस में रहा है जिसमें वो फेल हो रहा थी। सोचे वो 3 क्लास में 3 दफा फेल हुआ है, चौथी दफा पढ़ के पास हुआ है ना। 3 क्लास में बच्चा ही है उस क्लास में ना जिसमें पढ़ाते ही सिर्फ इंग्लिश थे, तो ये फेल किसमें होता था? और वो 3 क्लास हमारी 3 क्लास वाली नहीं है, उनकी 3 क्लास का मतलब हमारी 8th ग्रेड आज के दौर की। वो 8th ग्रेड में 3 साल तक सिर्फ किस चीज का टेस्ट? आपको क्या लगता है सारा साल इंग्लिश पढ़ा के उससे लैटिन का टेस्ट लेते होंगे, मैथ्स का टेस्ट लेते होंगे? 3 साल फेल होता है इंग्लिश में। ही बिकम्स गुड इंग्लिश स्पीकर आफ्टर दैट, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, becomes a parliamentary member for long while, he wins the second world war। आज तारीख में उसका नाम जिंदा है और बहुत जबरदस्त जिंदा। तो कमिटमेंट प्लीज अपनी, वेदर इट्स आपके लिए वो मैथ्स है, इकोनॉमिक्स की क्लास में कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इट्स अकाउंटिंग इफ फॉर समबडी, किसी के लिए वो उर्दू है, इंग्लिश है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज, प्लीज डोंट लेट फेलियर पुट यू डाउन।
ऑलवेज टेक इट एज अ चैलेंज एंड कीप फाइटिंग। समझ आ गई मेरी बात? दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। अब मैथ्स की क्लास नहीं बेटे 6 o'clock होनी थी, मैं थोड़ा लेट हूँ।